हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमी है क्या। किसी भी कंट्री का जो जैसे लिखा हुआ पर इंडियन इकोनॉमी है ना, तो इकोनॉमी के साथ कम से कम पहले एक उसका एक लैंडमार्क दिया जाता है, मतलब किसी एक परफेक्ट एरिया का दिया जाता है, तब वो वर्ड जाकर कंप्लीट होता है। जैसे सिंपल ऐसे इकोनॉमी यदि बोला जाए तो वर्ड अपने आप में इनकम्प्लीट है। उसके साथ उसका एक एरिया डिफाइन करना है, कहाँ का इकोनॉमी, यूएसए का, इंडिया का, या फिर इंडिया के अंदर का, किसी स्टेट का, यूपी का, गुजरात का, इस तरह का। तो इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। क्या करेगी, इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। किसी को इन्वेस्ट मतलब पैसा को इन्वेस्ट करना किसी बिजनेस में, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। द बेसिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी आर हाउस होल्ड्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो कहा जा रहा है कि इकोनॉमी का बेसिक यूनिट कौन कौन है, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन यूनिट है। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स। तो हाउस होल्ड जो है फर्म्स को, यानी कि जो बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, उनको जो है एक प्रोडक्शन के लिए फैक्टर प्रोवाइड करता है। यदि घर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री किसके लिए प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। और प्रोडक्शन क्या है, तो इनपुट को आउटपुट में भेजना, उसको मैंने इनपुट डाल करके आउटपुट निकालना, यही प्रोडक्शन है। द मॉडर्न इकोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स एलोकेटेड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट अमंग अ नंबर ऑफ एजेंट्स, मेनली इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट। क्या जा रहा है कि आजकल जो इकोनॉमी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पहले काफ़ी सिंपल हुआ करता था जिस समय पुराने ज़माने में, मतलब काफ़ी पहले, और आज जो है इट एलोकेट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट। क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, जो इनपुट है वो तो लिमिटेड है, जैसे कोल लिमिटेड क्वांटिटी में है, आयरन लिमिटेड क्वांटिटी में है, स्टील लिमिटेड क्वांटिटी में है। यहाँ पे जो भी रिसोर्स है लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन उसका जो आउटपुट है डिस्ट्रीब्यूट होता है कई लोगों के बीच में, जैसे आम आदमी के बीच में, कंपनी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। इट ऑल्सो अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट ईच एजेंट एक्शन कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट अदर एजेंट एक्शन, है ना। और यहाँ पे भी कह रहा है कि एक का एक्शन जो है दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी वो दूसरे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पहुँचाएगा, जनता जो कुछ भी करेगी वो गवर्नमेंट पे इफेक्ट पहुँचाएगा। जनता जिस तरीके का काम करेगी, कंट्री का मतलब कि इकोनॉमी वहाँ से बढ़ेगा या घटेगा, पब्लिक पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से एक का एक्शन दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पहुंचाता है। हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स है क्या, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमी, और यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लेबर, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इनकम, प्रोडक्शन, टैक्सेज एंड अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी का ब्रांच है ना, इकोनॉमिक्स एक स्टडी का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेबर और उसके इन्वेस्टमेंट, लेबर के बारे में, लैंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी के बारे में, इनकम, प्रोडक्शन, टैक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल डिजायर टू डे लाइफ, पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। क्या करें कि डेली लाइफ में हम लोग अपने आप को इंगेज रखने के लिए हम लोग डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसमें दो तरीके से बांट सकते हैं, होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, जिस एक्टिविटीज़ के बदले हमको पैसा मिलता है या हम लोग उसके लिए पेमेंट लेते हैं, किसी भी फॉर्म में पेमेंट लो, या पैसा के फॉर्म में या फिर सामान के फॉर्म में, किसी भी तरीके से हम लोग यदि पेमेंट मिलता है, हम लोग उसके लिए पेड वर्क करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। तो ये कहा गया था एक्टिविटीज क्रिएट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन। ऐसे एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन होता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जांपल के तौर पर डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होगा, जिसमें हम लोग पेमेंट नहीं लेते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। तो दिस एक्टिविटीज विच आर डन नॉट फॉर अर्निंग मनी, ये एक्टिविटीज है पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे सोशल सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस। हालांकि पॉलिटिकल सर्विस में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं, तो इसको तो यहाँ लिखना गलत होगा। रिलीजियस सर्विस, या फिर जैसे घर में जैसे जो काम करते हैं, घर में जो लेडीज़ हैं वो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके बाद उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। लेकिन वही यदि किसी और के घर में खाना बनाएंगे तो उनको पेमेंट दिया जाएगा। तब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जब पैसा दिया जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। यदि आप अपने घर का काम करते हैं तो आप उसके बदले पैसा नहीं लेते, लेकिन मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आप 2 घंटा अपना इन्वेस्ट करते हैं खाना बनाने पे, तो वहाँ पे आपको पेमेंट नहीं दिया जाता, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन वहीं आप किसी दूसरी जगह आकर खाना बनाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा उसके बदले, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन आप दूसरी जगह जाकर ट्यूशन पढ़ाएंगे किसी और के घर में तो आपको पैसा दिया जाएगा, तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। तो ये दोनों में यही अंतर है। अब पढ़ते हैं यदि स्टडी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, जिसमें इकोनॉमी को बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है ना। इट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स फीचर लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन। तो क्या करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े एरिया को पढ़ा जाता है, जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
उसके बाद फिर नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, जैसे किसी एक कंपनी की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर अपने मतलब किसी एक आदमी की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। एक घर के इकोनॉमिक्स को, जैसे यहाँ पे इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज माइक्रो लेवल, है ना, इट एग्जामिन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट कोई भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई एक कंपनी हो सकता है, कोई एक कंज्यूमर, कोई एक बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं बड़े लेवल पर पढ़ेंगे किसी स्टेट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो यहाँ पे यही अंतर था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक और भी कई तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो दिस इकोनॉमी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल रेदर देन प्रॉफिट। तो इस इकोनॉमी में ये ध्यान दिया जाता है कि प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, बल्कि लोग संतुष्ट रहें, इस पे ध्यान देना है। प्राइवेट इंटरफेरेंस वेरी लेस है। यहाँ पे प्राइवेट इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है। जैसे उस जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, वहाँ पे अधिकांशतः चीज़ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहाँ का ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, फैक्ट्री, सब कुछ अधिकांशतः चीज़ में वहाँ गवर्नमेंट का होता है। सरकार प्राइवेट वहाँ पे काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि जैसे लोग खुश रहें। जैसे इंडिया में इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे एक तरह का सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इसमें रेलवे को फ़ायदा हो ना हो, रेलवे ट्रेन चलाती है। किसी एरिया में कम पैसेंजर भी, वहाँ भी रेलवे ट्रेन चलाती है। रेलवे में यदि पैसेंजर ना भी चले तो ट्रेन अपने टाइम से चलती है ना। बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन आप देखते होंगे कि रात के समय खाली चलते हैं, लेकिन रेलवे तो चलती है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोगों की संतुष्टि को देखा जाता है कि लोग खुश रहें, है ना, प्रॉफिट हो या ना हो। यदि दूसरे से बात किया जाए तो दूसरा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो सबसे पुराना इकोनॉमिक सिस्टम में से एक है। इट्स ओरिजिन इज द टाइम ऑफ मिड 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। और इसका जो ओरिजिन हुआ था 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में हुआ था, 1750 के आसपास हुआ था। इट इज दैट सिस्टम है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है प्राइवेट के द्वारा ओन किया जाता है। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। यहाँ पे प्रॉफिट मेन मकसद होता है। जैसे प्राइवेट बस होता है, वहाँ पे प्रॉफिट मेन मकसद होता है। यदि बस वाले को ज़्यादा पेमेंट कहीं मिलेगा तो वो चला जाता है, दूसरी जगह चला जाएगा। या फिर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल है। तो जिसमें प्राइवेट इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है वो कैपिटलिस्ट एग्जांपल है। एंड देयर नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए, कोई भी कंट्री जो है अपने आप को कंप्लीटली 100% सोशलिस्ट और 100% कैपिटलिस्ट नहीं बोला जा सकता, है ना। जैसे रसिया बोलता है कि हम 100% सोशलिस्ट हैं, ठीक है, और भी कई कंट्री ऐसे बोलते हैं। और अमेरिका, जैसे अमेरिका को माना जाता है कि 100% कैपिटलिस्ट है, बहुत लोग उसको कैपिटलिस्ट मानते हैं। तो 100% कैपिटलिस्ट या 100% सोशलिस्ट कोई नहीं है। जैसे इंडिया, तो तब जाकर क्या होता है, तो या तो आप हो सकता है कि आप कैपिटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट के मिक्सचर हो, है ना, तो जिसमें आप ज़्यादा सोशलिस्ट करते हो या फिर ज़्यादा कैपिटलिस्ट करते हो। तो जैसे इंडिया क्या है, तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें सोशलिस्ट भी मिलता है, कैपिटलिस्ट भी मिलता है। यहाँ पे सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है, आप देख सकते हैं, है ना। सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें दोनों इकोनॉमी का फीचर आपको मिलेगा। हियर द गवर्नमेंट एंड द मार्केट वर्क टुगेदर टू डील विद द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी। क्या करा है कि इकोनॉमी के जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जरूरतें, उसको पूरा करने के लिए मार्केट और गवर्नमेंट दोनों वर्क करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफन डिसाइड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। क्या करा कि जो इकोनॉमी का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्राइवेट सेक्टर के अलाउ करती है पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे इंडिया में भी देखा जाए तो रेलवे में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, हो सकता है कि इन फ्यूचर आ जाए, है ना। तो अभी वहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट एग्जांपल है। लेकिन अब फ्लाइट वाला सेक्टर देखें, एयर इंडिया के अलावा कई एग्जांपल, स्पाइस जेट है, इंडिगो है ना। तो एविएशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर है, तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल हो गया। तो क्या करेगा गवर्नमेंट, यहाँ पे रेगुलेशन का काम करती है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करती है, प्राइवेट लोगों को अलाउ करती है बिजनेस करने के लिए। इंडिया जो है ना हब प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ये अपने इंडिपेंडेंस के समय से ही। हालांकि यहाँ के प्रियम्बल में लिखा गया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, मतलब इंडिया सोशलिस्ट है। पढ़े होंगे कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें ओपन इकोनॉमी क्या होता है। तो ये तो देखा गया कि प्रोडक्शन के आधार पे ओपन इकोनॉमी क्या होता है कि जो कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों काम करती है उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो इट रेफर टू द मार्केट इकोनॉमी विच इज जनरली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर। तो क्या करेगा, ऐसा मार्केट इकोनॉमी जिसमें ट्रेड बैरियर नहीं हो, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है जीडीपी का एक बड़े परसेंटेज का हिस्सा हो, ठीक है, मतलब जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हो, मतलब कि कंट्री बेचता भी सामान है, खरीदता भी है। द डिग्री ऑफ एन ओपन इकोनॉमी डिटरमाइंस अ गवर्नमेंट फ्रीडम टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इट्स चॉइस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक साइकिल। कह रहा है कि कितना ओपन है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ओपननेस। मतलब कि कोई कंट्री हल्का फुल्का ओपन है, मतलब कि वो रेगुलेट करता है कि हम साल में इतने बिलियन का ही इंपोर्ट कराएंगे, हम इतना ही इंपोर्ट कराएंगे, है ना। एक हो गया, वो तो हो गया काफ़ी कम ओपन हो गया। एक हो गया कि हम रेगुलेट नहीं करेंगे, जितना इंपोर्ट कराना है करा लो, एक्सपोर्ट कराना है कर दो, है ना।
मतलब जो बिजनेसमैन है अपने कंट्री को, उसको बोल दिया कि जितना तुम चाहो एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना चाहो इंपोर्ट कर सकते हो, तो हो गया, काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया। ठीक है, तो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। ट्रेड बैरियर क्या होता है कि दूसरे कंट्री से जो सामान आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है और इंडिया में जैसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ले लीजिए लाइट या बल्ब को ले लेते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में जो बल्ब प्रोडक्शन हो रहा है वो 20 रुपये का है, एक बल्ब का कॉस्ट यहाँ पे इंडिया में 20 रुपये आ रहा है, तो 25 रुपये में बिकेगा मार्केट में प्रॉफिट लेकर के। तो मान लीजिए कि एक इंडियन बल्ब, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड बल्ब 25 रुपये में बिक रहा है यहाँ। वहीं दूसरा कंट्री है जो अपना उसका प्रोडक्शन 12 रुपये पड़ रहा है और चाहता है कि हम इंडिया में सामान बेचें, तो इंडिया में कितना मुश्किल से 16, मान लीजिए 16 रुपये में बेचता है, तो विदेशी बल्ब का सामान कितना हो जाएगा 16 रुपया, इंडियन बल्ब का हो जाएगा 25 रुपया। तो यहाँ पे सब कोई क्या खरीदेगा, आम आदमी को पता नहीं है क्या इंडियन है, कौन अमेरिकन है, कौन सा विदेशी कंपनी है, तो जाके 16 रुपये में देखा रहे तो सस्ता है, ही खरीद लेते हैं, तो 16 रुपये में बल्ब खरीद लेगा। तो क्या होगा, उससे इंडियन सेक्टर, इंडिया में जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट होगा ही नहीं, उनका सामान बिकेगा ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि बॉर्डर पे एक टैरिफ लगाती है। ठीक है, कि यहाँ से जो भी आएगा उस पर सामान हम इतना % टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ जो है टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है, कोई फिक्स नहीं होता है। यदि किसी कंट्री के साथ हमारे रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं तो टैरिफ थोड़ा कम रहता है, उस कंट्री के साथ रिश्ता बिगड़ता है तो टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर पे एक टैरिफ लगाया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस पर बोल दिया कि हम उस पर 4 रुपये टैरिफ लगाएंगे, तब 12 4 16 रुपया। अब इंडिया में कोई इंपोर्ट कराएगा तो उसका दाम हो जाएगा 16 रुपया, तो अपना मार्जिन रख के बेचेगा, तो मान लीजिए कोई 20 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो इसके मुकाबले कहाँ 16 और 25 था, कहाँ 20 और 25 है, तो थोड़ा कंपटीशन में आया है ना। हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अभी भी हालांकि कंपटीशन, अभी भी लोग 20 रुपये ही खरीदेंगे। ठीक है, तो दैट फॉर एग्जांपल हम भी ले रहे थे कि समझाने के लिए कि ट्रेड बैरियर होता क्या है। तो जितना ज़्यादा ट्रेड बैरियर है कंट्री उतना ज़्यादा क्लोज है, और जितना कम ट्रेड बैरियर है कंट्री उतना ज़्यादा ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे थे डिग्री ऑफ ओपन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट फ्रीडम टू परस्यू इकोनॉमिक ऑफ इट्स चॉइस। आगे पढ़ते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं ना इंपोर्ट कराता हो ना एक्सपोर्ट कराता हो। तो ऐसा कोई इकोनॉमी आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं जो कम्प्लीटली आत्मनिर्भर है, उसके यहाँ सारे मिनरल होते हो, ऐसा कोई देश नहीं है। उसके यहाँ सारा सामान हो, ऐसा कोई देश नहीं हो। सब कुछ प्रोडक्शन करता हो, ऐसा कोई देश नहीं। कुछ ना कुछ उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। टीच इन इकोनॉमी इन विच नो एक्टिविटीज कंडक्टेड विद द अदर इकोनॉमी। क्या करें कि ऐसे इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी दूसरा एक्टिविटी अदर इकोनॉमी के साथ, दूसरे देशों के साथ नहीं किया जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। क्या करें कि क्लोज्ड इकोनॉमी आत्मनिर्भर होता है, जहाँ पे न इंपोर्ट किया जाता है न एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि जरूर मतलब कि कस्टमर को जो कुछ भी चाहिए अपने देश से ही प्रोडक्शन करके दे दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन का टारगेट होता है अपने देश के अंदर ही होता है कि हम बाहर से नहीं इंपोर्ट कराएंगे ना एक्सपोर्ट कराएंगे। तो इंडिया 1991 के पहले क्लोज्ड इकोनॉमी में आता था। हालांकि 100% क्लोज नहीं था, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे लेकिन काफ़ी कम करते थे, है ना। विदेशी प्लेयर इंडिया में काफ़ी कम रहा करते थे। अब ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री को क्लासीफाई करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर। The identification of a country developed or underdeveloped nation depends upon the perspective through which the country are being evaluated। क्या करें कि कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के रूप में आइडेंटिफाई करना, यह डिपेंड करता है कि कंट्री का किस तरीके का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। जनरली फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज नेशनल इनकम इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। क्या करें कि कभी कभी कंपनी की इकोनॉमी को देखने के लिए नेशनल इनकम को मान लिया जाता था कि बढ़िया है, मतलब कि एक पैमाना मान लिया गया कि हम लोग आखिर किसी कंट्री को कैसे मानेंगे कि ज़्यादा डेवलप्ड है कम डेवलप्ड है। तो इसलिए नेशनल इनकम को ले लिया जाता था कभी कभी कि नेशनल इनकम के आधार पर कंट्री को बोलेंगे कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री कम डेवलप्ड है। अब यहाँ प्रॉब्लम होने लगा कि मतलब कि सारे कंट्री का एरिया इक्वल नहीं है। तो जो बड़ा कंट्री है उसका नेशनल इनकम ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जो छोटा कंट्री वहाँ का नेशनल इनकम कम हो जाएगा। तब इस आधार पे बोलना कि मतलब कि वो कम डेवलप्ड है तो गलत होगा। ठीक है, तीसरे और भी दूसरा तरीका ढूंढा गया। 10 कंट्रीज ग्रेटर इनकम कंसीडर्ड एज मोर डेवलप्ड कंट्री। क्या करें तो इस सिस्टम में क्या होगा, जो कंट्री ज़्यादा इनकम कर रहा है वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। दिस लॉजिक इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट मोर इनकम मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या करें कि यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाता है, यहाँ पे मान लिया जाता है कि ज़्यादा इनकम होने से वहाँ का लाइफ क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर फॉलो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री दोज भी है हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि जितना कंट्री का नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, कंपनी का नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम निकलता है, मतलब एक आदमी का एवरेज इनकम उस कंट्री में कितना है। तो डेवलप्ड कंट्री दौर भी जब हाई लेवल ऑफ कर कैपिटा इनकम, तो जिसका हाई लेवल पर कैपिटा इनकम है उसको डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। जहाँ पे ज़्यादा लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वाइड है स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, उसको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। दिस कंट्री जब हाई शेयर ऑफ सर्विसेज इन ओवरऑल इकोनॉमी अलॉन्ग विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहा है कि ऐसे कंट्री में सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में खेती वाले काम आते हैं, सेकेंडरी में क्या बोलते हैं
कंपनी वाले, प्रोडक्शन यूनिट वाले काम आते हैं, और सर्विस सेक्टर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वगैरह हो गए वो सब। तो कहा जा रहा है कि इसमें सर्विस सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे इकोनॉमी में, ठीक है, और सर्विस सेक्टर में ही ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलता है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई अ स्मॉल पोर्शन, इसमें क्या होता है कि जीडीपी के छोटे से हिस्से में एग्रीकल्चर का योगदान होता है, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान काफ़ी कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा होता, एम्प्लॉयमेंट में भी कम होता है ना, ऐसे एरिया मतलब कि डेवलप्ड कंट्री में। यदि डेवलपिंग कंट्री की बात किया जाए तो जिसमें लो लेवल लिविंग स्टैंडर्ड है तो इसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस, यहाँ पे भी इंडस्ट्री होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। मॉडरेट टू लो ह्यूमन HDI, ठीक है, इसका HDI जो होता है मॉडरेट से लो होता है दूसरे कंट्री के मुकाबले, तो उसको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, ठीक है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे है न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, इसको किसको होता है, द कंट्री विच हैव रिलेटिवली एडवांस्ड इकोनॉमी बट हैव स्टिल नॉट रीच द डेवलप्ड स्टेटस आर नोन एज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। क्या कहें न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री क्या होता है कि कंट्री जिसका इकोनॉमी काफ़ी एडवांस हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड स्टेटस को नहीं पहुँच पाया, तो उसको बोलते हैं न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री दो कंट्री विच ऑफ द लोवेस्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड लो HDI, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार LDC किसको कहते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री किसको बोलते हैं, ऐसे देश जहाँ का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर काफ़ी लो है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफ़ी लो है। अब क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया डिफाइन एज कंट्री एज लेस डेवलप्ड, ये 3 क्राइटेरिया है जिसके सहारे कंट्री को लेस डेवलप्ड कहा जाता है। पहला पॉवर्टी, तो LDC है 3 ईयर एवरेज ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल लेस देन $999। क्या कह रहा है कि यदि 3 ईयर का ग्रॉस नेशनल इनकम को उसका एवरेज लिया जाए, द LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है 3 ईयर एवरेज GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 3 साल का, मतलब कि पहले क्या किया कि GNI का एवरेज निकाला, ठीक है, मान लीजिए कि 3 साल का GNI लिए हैं तो उसका एवरेज डिवाइडेड बाई वहाँ का नेशनल पॉपुलेशन, उसको डिवाइड करने पे यदि 999 से कम आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं LDC। इफ सच अ कंट्री अचीव अ GNI पर कैपिटा ऑफ $1190 एंड अबव देन सच कंट्री नो लॉन्गर ट्रीटेड एज LDC। यदि 1190 से ज़्यादा हो जाता है, $1190 से ज़्यादा उसका पर कैपिटा इनकम हो जाता है, ठीक है, 3 साल का एवरेज, तो उसको LDC में ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस इन फॉर्म ऑफ लो इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी, तो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है कितना वीक या कितना स्ट्रॉन्ग है वहाँ के न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन के मामले में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रेफर टू रिस्क काउज बाय एक्सटर्नल शॉक टू सिस्टम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। तो वल्नरेबल का मतलब होता है रिस्की, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, जैसे जो गरीब आदमी होते हैं ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर मान लीजिए कि आया, तो सबसे ज़्यादा तबाह कौन होता है, जो गरीब आदमी होता है। वही यहाँ पे कहा है कि वहाँ पे देखा जाता है कितने इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, वहाँ पे लोग कितने इकोनॉमिक रूप से वल्नरेबल है, कितने रिस्की पे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, स्लम्प इन डिमांड, प्राइस इनस्टेबिलिटी, ये सब देखा जाता है। तो ये 3 आधार पे कंट्री को LDC का दर्जा दिया जाता है, मतलब LDC माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्लासीफाई किया गया है कि वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बांटा है, हाई इनकम कंट्री किसको कहते हैं, जिसका एवरेज इनकम एक आदमी का $12,736 से ज़्यादा है एक साल में, तो उसको हाई इनकम कंट्री बोलते हैं। मिडिल इनकम कंट्री भी 2 तरह के होते हैं, मिडिल इनकम एक होता है लोअर मिडिल, एक होता है अपर मिडिल, तो जिसमें 1045 से ज़्यादा और $4125 से कम है ना जो रहता है उसको लोअर मिडिल कहते हैं, और 4125 से 12,736 जो रहता है उसको अपर मिडिल कहते हैं, और उसके नीचे जो 1045 से कम उसको लोअर मिडिल कहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के आधार पर इस तरीके क्लासीफाई किया जाता है। ये हालांकि 2015 का डाटा है, लेकिन आज भी लगभग क्लासिफिकेशन इसी के आसपास रहता है। नेक्स्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, तो डिफरेंट इंडेक्स निकाला जाता है, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन सा है। जो सबसे पहले आता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR जिन एनुअल माइलस्टोन पब्लिश्ड बाई ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ UNDP, तो UNDP का एक ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा HDR रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंट्रोड्यूसेस द HDI इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या कर रहा है कि ये जब UNDP अपना पहली बार HDR निकाला था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसी में जो है HDI निकाला गया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP इंट्रोड्यूसेस द HDI इन इट्स फर्स्ट HDR प्रिपेयर्ड अंडर द स्टीवर्ड्स ऑफ मोइनुल हक। तो क्या करें कि इसको बनाने में 2 आदमी का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, एक महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के थे, और अहमद हुसैन इंडिया के, हालांकि उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, तो 1990 में ये तैयार किया गया था। HDR 1990 डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइस एज वेल रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग अचीव्ड। क्या कह रहा है कि HDR 1990 में जो था उसमें डिफाइन किया था ह्यूमन डेवलपमेंट को कि एज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइस, पीपल के चॉइस को वाइडन करना, एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग अचीव्ड, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना।
यहाँ पे देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ एसडीआई के क्या क्या इंडिकेटर हैं। तो देयर आर 3 मेन इंडिकेटर ऑफ एसडीआई के 3 मेन इंडिकेटर हैं। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी नोट कंसीडर द सेपरेट इंडिकेटर इन दिस इंडेक्स, दस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ नोट एट एज 1। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि रेफर टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के समय हर मतलब कि हर देश का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि वहाँ पे आदमी जन्म जब लेगा तो कितने साल तक रह पाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उसको लिया जाता है। दूसरा एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी रेट एंड कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो। तो एडल्ट लिटरेसी रेट में तो के जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, प्लस इनरोलमेंट रेशियो कितना है। इनरोलमेंट रेशियो किसको कहते हैं कि वहाँ पे कितने लोग एडमिशन करा रहे हैं, है ना, जैसे प्राइमरी स्कूल में कितने लोग इनरोलमेंट करा रहे हैं। द वेट असाइन टू एडल्ट इक्विटी रेशियो 2/3 द वाइल फॉर कंबाइंड रेशियो इज 1/3। तो यहाँ पे जैसे जब इसको निकाला जाता है एजुकेशन इंडेक्स लिया जाता है एसडीए बनाते समय, तो 2/3 दर्जा मतलब 2/3 वेटेज दिया जाता है एडल्ट लिटरेसी रेट को और 1/3 वेटेज दिया जाता है कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो को। तो इस तरीके से एजुकेशन का यहाँ पे काउंट किया जाता है। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर इंडेक्स परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पे इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम इज कन्वर्टेड टू परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। इंडिया यहाँ पे बता दें, इंडिया जो है तीसरा बड़ा जीडीपी है पीपी के टर्म में, ठीक है, पीपीपी के टर्म में इंडिया तीसरा बड़ा जीडीपी है और इनकम के टर्म में इंडिया 5th बड़ा जीडीपी है ना। इंडिया दुनिया का 5वां बड़ा जीडीपी है इनकम के टर्म में, और वहीं पीपीपी के टर्म में देखा जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखा जाए तो इंडिया तीसरा बड़ा टर्म है। तो हम लोग पहले पीपीपी को समझ लेते हैं, कह रहे पीपीपी है क्या, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जैसे यहाँ पे देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ा कंट्री है चाइना, सबसे बड़ा जीडीपी है पीपीपी के टर्म में चाइना, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। वहीं नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो सबसे बड़ा जीडीपी यूएसए का है, ठीक है, और इंडिया का 5वें नंबर पे आता है इस तरीके से। तो पीपीपी होता क्या है, तो जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कहा जाता है कि पीपीपी के टर्म में $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली कितना है, $1 इक्वल टू 70 रुपये के आसपास है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग 20 रुपये में खरीद लेते हैं यूएस में $1 में बिकेगा। इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि हम एक प्लेट चाट खाते हैं या फिर छोला भटूरा खाते हैं, तो इंडिया में उसका कॉस्ट 30 रुपये के लगभग है। वहीं अमेरिका में हम जाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे $1 में मिलता है छोला भटूरा, तो अमेरिका वाले उसी छोला भटूरे के लिए $1 पे कर रहे हैं, इंडिया वाले उसी छोला भटूरे के लिए 30 रुपया पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई इंडियन वहाँ पे जाता है या फिर अमेरिकन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे $1 में उसको मिलेगा बॉर्डर पे 70 रुपया, जहाँ पे वो चेंज करवाएगा अपना पैसा तो वहाँ पे उसको 70 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे आकर के वो कितना खा सकता है, वो 2.5 प्लेट छोला भटूरा खा सकता है ना, लगभग 2.5 खा सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंडिया का पैसा जो है यहाँ पे कितना, मतलब कि एक यूएस डॉलर में कंपैरिजन किया जाता है कि आपके कंट्री के पैसा के टर्म में यूएस डॉलर का कितना मजबूत है। तो आप यदि हम लोग पैसा के मतलब कि जैसे यहाँ पे डायरेक्टली यदि चेंज किया जाता है डॉलर को, तो $1 इक्वल टू 70 रुपया है। यदि बीच में एक रख दें हम लोग, बीच में कोई सामान रख दें, मान लीजिए कि बीच में एक पैकेट रख दें बिस्किट का, ठीक है, बीच में एक पैकेट रख दें हम लोग बिस्किट का। इंडिया में मान लीजिए बिस्किट 20 रुपये में बिक रहा है और अमेरिका में बिस्किट $1 में बिक रहा है। इमेजिन कीजिए कि अमेरिका में उसका $1 प्राइस है, इंडिया में उसका 20 रुपये प्राइस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, $1 इक्वल टू 20 रुपया हो गया, है ना, $1 इक्वल टू यहाँ पे 20 हो गया कि हम आखिर तो खरीदना पैकेट है, पैसा कमा के करना क्या है, सामान खरीदना है, और सामान खरीद रहे हैं तो हम जितना में सामान खरीद रहे हैं अमेरिका वाले उसके लिए वो जिसके ज़्यादा पे कर रहे हैं। जैसे हम छोला भटूरे के लिए 30 रुपये पे कर रहे थे, लेकिन अमेरिका वाले $1 पे कर रहे थे, ठीक है। तो यदि हम देखा जाए वहाँ पे, तो छोला भटूरा का एक मिडिल टर्म मान लिया जाए तो $1 इक्वल टू 30 रुपया वहाँ पे हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे एक बिस्किट के पैकेट पे देखे तो $1 इक्वल 20 रुपया हो रहा था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम कन्वर्टेड इनटू परचेजिंग पावर पैरिटी, कितना आप खरीद सकते हैं उतने पैसे में, ठीक है। मान लीजिए किसी इंडिया में किसी आदमी को 10,000 रुपया पेमेंट मिलता है, 10,000 में वो अपना पूरा घर चला लेता है, ठीक है। इंडिया में किसी आदमी को 10,000 रुपये पेमेंट मिलता है, इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए किसी को 10 रुपये पेमेंट मिलता है, इसमें वो सामान खरीद अपना घर चला लेता है। वहीं अमेरिका में देखा कि किसी को $100 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए कि $100 मिल रहा है या फिर $200 मिल रहा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए ऐसे कि अमेरिका में किसी को $200 मिल रहा है, इतने में वो घर नहीं चला पा रहा है वहाँ की महंगाई के कारण, ठीक है। तो इसको यदि इंडियन करेंसी में चेंज किया तो 14,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। यदि 70 रुपये का एवरेज हम लोग लेते हैं तो कमा तो इंडिया से ज़्यादा रहा है, लेकिन वो उतना मतलब कि अपना खर्च नहीं चला पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो
इंडिया का पीपीपी इसको बोलते हैं, ठीक है। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि आप उतने पैसे में कितना सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। इंडिया में भी यदि देखा जाए तो शहर में ज़्यादा खर्च है, उसी उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड पर रहते हुए गांव में कम पैसे में काम चलता है, यानी गांव का पीपीपी ज़्यादा है शहर के मुकाबले, ठीक है। यानी कि आपके पास यदि पैसा है तो आप उसमें क्या खरीद सकते हैं, वो पैसा ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी में यूएस डॉलर के टर्म में। इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी इंडेक्स, इसको जीडीपी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वैल्यू ऑफ एचडीआई स्केल इन 1 to 0, तो तीसरा टर्म इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, जीडीपी एचडीआई निकालते समय सबसे पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं कि आदमी कितने साल जिएगा, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स लेते हैं और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेते हैं। जिस कंट्री का पीपीपी ज़्यादा होता है, मतलब कि पीपीपी के टर्म में जो ज़्यादा होता है वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है। तो जैसे यूएसए का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे $1 में आ रहा था वो बिस्किट, इंडिया में 20 रुपये में वो बिस्किट आ रहा था, है ना। मतलब एक बिस्किट के लिए अमेरिका वाले 70 रुपया पे कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि यदि देखा जाए तो एक बिस्किट के लिए अमेरिका वाले 70 रुपये पे कर रहे हैं, इंडिया वाले 20 रुपये पे कर रहे हैं। तो अब यूएसए का जो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया ज़्यादा हो गया। तो एचडीआई निकालने के लिए फिर 1/3 का मतलब कि तीनों का एवरेज लिया जाता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग इंडेक्स, तीनों को 1/3 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यदि बांटा जाए एचडीआई के वैल्यू के आधार पर, तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है 0.896 से ज़्यादा वाले को, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.744 to 0.896, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट तो 0.630 to 744 और लो ह्यूमन डेवलपमेंट देख सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से देखते हैं। अब है कि HDR 2015 का यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये काफ़ी डाटा पुराना हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कई तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। पहला इनइक्वलिटी एडजस्टेड, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में कोई काफ़ी अमीर आदमी और काफ़ी गरीब आदमी, जैसे इंडिया का ही देख लिया जाए तो यहाँ पे इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास कई खरबों का संपत्ति है, और एक तरफ छोटे आदमी है जो मतलब कि सुबह शाम अपना कमाते हैं और खाते हैं, उनके पास यदि एक दिन अर्निंग नहीं करेंगे तो दूसरे दिन खाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, उसमें कितना असमानता है, इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इट कंबाइंस अ कंट्री एवरेज अचीवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज अचीवमेंट अमंग कंट्रीज पॉपुलेशन। क्या करें कि इसमें कंबाइन किया जाता है कंट्री का एवरेज अचीवमेंट को हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के सेक्टर में, प्लस आम आदमी का जो अचीवमेंट है उसमें दोनों को कंबाइन किया जाता है। द एचडीआई अकाउंट फॉर इनइक्वलिटीज इन एचडीआई डायमेंशन बाय डिस्काउंटिंग इच डायमेंशन एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इनइक्वलिटी। क्या करें कि IHDI जो निकाला जाता है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड एचडीआई जो निकाला जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो इनइक्वलिटीज़ है उसको माइनस किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है। यहाँ पे जैसे कंट्री का यदि एवरेज, हेल्थ का एवरेज मान लीजिए कि स्कोर है, हेल्थ का एवरेज स्कोर 0.5 है कंट्री का, और एक आदमी का यदि निकाला जाए, पर आदमी का निकाला गया तो मान लीजिए 0.3 है, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.2 आएगा, तो उसका IHDI क्या हो गया, इनइक्वलिटी एडजस्टेड रेशियो हो गया 0.2। इस तरह वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द IHDI अकाउंट फॉर इनइक्वलिटीज इन HDI डायमेंशन बाय डिस्काउंटिंग ईच डायमेंशन एवरेज, हर एक डायमेंशन के एवरेज को डिस्काउंट किया जाता है यहाँ पे। द IHDI इक्वल टू HDI वी आर नो इक्वलिटी, यदि IHDI और HDI दोनों बराबर है तो इसका मतलब कंट्री में कोई इक्वलिटी नहीं है, मतलब कोई इनइक्वलिटी नहीं है, कंट्री एकदम बराबर है, वहाँ पे सारे लोगों का इनकम का लेवल लगभग सेम है। लेकिन बट लेस देन HDI, क्या कह रहा है कि IHDI यदि HDI से कम हो जाए तो इसका मतलब कि इनइक्वलिटी है कंट्री में, ठीक है। और जितना ज़्यादा रहेगा उसको परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करके हम बताएंगे कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी उस कंट्री में है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें क्या है कि मेल और फीमेल के बीच में कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी है। GI इज बिल्ट ऑन द सेम फ्रेमवर्क, उसी तरह से GI कंट्री मतलब कि निकाला जाता है। HDI इंक्लूड सेम इंडेक्स विच आर यूज इन HDI, और यहाँ पे वही इंडेक्स लिया जाता है जो HDI में यूज किया जाता है। जैसे IHDI निकाला ना, उसी तरह से GI निकाला जाता है। द इंडेक्स इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। इस इंडेक्स के हम लोग को हेल्प मिलता है इकोनॉमिक सिचुएशन और कल्चरल सिचुएशन के बारे में पढ़ने में, वहाँ का सोशल कंडीशन कैसा मेल और फीमेल का। और आगे यदि देखा जाए तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1/3, तो जो फॉर्मूला वहाँ पे था वही है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यहाँ पे भी HDI को ही देख करके लिया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो जो नाम से पता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कई तरह के होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी कई तरह का होता है, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी एक है, ठीक है। तो उसी को सारे सेक्टर को मिला दिया तो उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका मतलब एजुकेशनल सेक्टर के मामले में वो गरीब आदमी है ना, तो एक तरह का पॉवर्टी वो भी है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसके पास पैसा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आदमी बेचारा मतलब कि दिव्यांग हो, चल फिर नहीं सकता या फिर सुन नहीं सकता, तो एक तरह से वो भी एक गरीब है।
तो ये भी एक पॉवर्टी का इंडेक्स वहाँ पे। तो MPI का मतलब ये होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी कोई एक तरह का नहीं होता, पॉवर्टी कई तरह के होते हैं। द MPI वाज डेवलप्ड इन 2010 बाय एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द UNDP टू डिटरमाइन पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम बेस्ड लिमिट। क्या करें कि इनकम बेस्ड लिमिट को हटा करके इनकम बेस्ड लिस्ट से ऊपर, मतलब इसमें इनकम को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इनकम बेस्ड लिस्ट से ऊपर थोड़ा सा यदि बढ़ें तो MPI जो है 2010 में डेवलप किया गया। तो सबसे पहले याद रखिए किसके द्वारा, तो इसमें 3 आदमी है, पहला ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP। 3 आदमी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP, ये तीनों मिल करके इसको डिसाइड किया, मतलब कि इसको बनाते हैं, इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। द इंडेक्स यूज द सेम 3 डायमेंशन एज द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देयर मेजर इन 10 इंडिकेटर। क्या है कि यहाँ भी यही तीनों को लिया जाता है, लेकिन 10 इंडिकेटर पे लिया जाता है। हेल्थ के अंदर कई इंडिकेटर, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसके अंदर इंडिकेटर डाला जाता है। इज इंडिकेटर विद इन अ डायमेंशन इज इक्वली वेटेड। क्या करेगा, हर एक इंडिकेटर का मतलब हर एक इंडिकेटर का इक्वली वेटेज दिया जाता है। द लोअर द इंडेक्स वैल्यू द लेसर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या करें, किसी इंडेक्स वैल्यू में जितना कम वैल्यू आता है उतना कम वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एज पर द MPI द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज ओनली 8 इन ओनली 8 स्टेट ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ 26 पोरेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पुअर पीपल का देखा जाए, नंबर देखा जाए पुअर पीपल का, तो इंडिया के मात्र 8 स्टेट में इतना ज़्यादा गरीब है कि हमें अफ्रीका के 26 पुअरेस्ट नेशन को जोड़ दिया जाए। द टोटल नंबर ऑफ पुअर इन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, उड़ीसा, राजस्थान, UP इन्होंने 420 मिलियन, लगभग 421 में, तो 42 करोड़ के आसपास है। वहीं अफ्रीका के 26 पुअरेस्ट नेशन का देखा जाए तो हम टोटल ऐड करके 26 देश का पॉपुलेशन जो है, पुअरेस्ट पॉपुलेशन 410 है, 410 मिलियन। दिस इंडेक्स 3 डायमेंशन है, 10 इंडिकेटर। द MPI वैल्यू ऑफ इंडिया 0.282। हालांकि ये तो पुराना डाटा है, तो ये अपडेट कर लीजिएगा आप, है ना, गूगल से सर्च, जो भी इंडेक्स बता रहे हैं उसका आप अपडेट कर लीजिएगा लिस्ट अपना। जैसे HDI का अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पे HDI हम लोग पढ़े थे, उसके बाद HDI के बाद फिर आया था IHDI, उसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पुराना डेटा है, बुक थोड़ा पुराना है। MPI भी अपडेट कर लीजिएगा, हालांकि स्कोर इसी के आसपास अभी भी इंडिया का है, ठीक है, आई थिंक 0.2 समथिंग ही है। नेक्स्ट है जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। तो GDI मेजर जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट बाय अकाउंटिंग फॉर डिस्पैरिटीज बिटवीन मेन एंड वीमेन इन देयर 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो GDI के अंदर क्या होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जेंडर गैप को मेजर करता है। ये मिलता जुलता उसके है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, उसी से हल्का फुल्का मिलता जुलता है, यहाँ भी वही इंडेक्स को लिया जाता है। और GDI एक्चुअली निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। GDI द रेशियो ऑफ HDI कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल। तो क्या करें कि यहाँ पे मेल के लिए अलग HDI निकाला जाता है और फीमेल के लिए अलग HDI निकाला जाता है, और दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं GDI। यदि 1 आता है तो इसका बोलते हैं कि GDI वहाँ पे नहीं है, मतलब कि मेन और फीमेल दोनों बराबर है। यदि GDI कम आता है तो कहा जाता है कि वहाँ पे फीमेल जो है ज़्यादा डेवलप्ड है। यदि GDI मतलब कि GDI यदि 1 से ज़्यादा आता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि मेन ज़्यादा डेवलप्ड है, वीमेन कम डेवलप्ड है। और GDI यदि 1 से कम आता है तो बोला जाता है कि फीमेल ज़्यादा डेवलप्ड है, मेल कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो HDI दोनों का निकाल के डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे निकालने का तरीका क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि HDI जो होता था उसमें से इनइक्वालिटी को माइनस कर देते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो HDR रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट का भी HDI यहाँ पे निकाला जाता है, हालांकि 2015 का डेटा है। तो मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस सब नेशनल HDR। तो क्या करें कि इंडियन स्टेट में मध्य प्रदेश सबसे पहला है, ठीक है, जो HDR अपने स्टेट का निकाला था। द फर्स्ट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1995, पहला रिपोर्ट उसका 95 में आया था। अमंग द 7 मेजर स्टेट ऑफ केरला इंडिया, केरला कंटिन्यू टू रिमेन एट द टॉप ऑफ HDR 2015। अब इंडिया भी अपना निकालता है HDR, मतलब हर कंट्री अपने लेवल पे भी निकाल लेता है, नीति आयोग के द्वारा अब ये काम किया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन नेशन है, अभी वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, ठीक है, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स HPI जिसको बोला जा रहा है। तो यह स्टार्ट किया गया था भूटान के द्वारा, जैसे भूटान के द्वारा ऐसे यहाँ पे कहा गया, सॉरी भूटान के द्वारा ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस था। हम लोग हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स थोड़ा सा अलग टर्म है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ेंगे। इट मेजर द इकोलॉजिकल इफिशियंसी विथ ह्यूमन वेलबींग इज डिलीवर्ड। क्या करें कि इसमें मेजर किया जाता है कि जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी है, मतलब वहाँ का जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उससे आदमी का कितना भलाई हो रहा है, क्या कहीं सिर्फ इनकम बढ़ रहा है कि आदमी का भलाई हो भी हो रहा है। इट इज रिलीज बाय न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, इसको न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इंडाइसेज ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिवाइडिंग द प्रोडक्ट नेशनल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या करें कि इसमें क्या क्या किया जाता है, वहाँ का बैलेंस्ड लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और डिवाइड किया जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, मतलब वहाँ पे कितना क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है इससे देखा जाता है, ठीक है। वहाँ की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करने का मतलब है कि कितना मतलब कि इकोनॉमी को डेवलप करने में कितना ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है, इकोलॉजी का, वातावरण का कितना नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, उससे उसको डिवाइड किया जाता है।
नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो डन GNH वाज इंट्रोड्यूस 1972 बाय भूटान किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक। तो जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा 1972 में कॉइन मतलब कि टर्म कॉइन किया गया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। was designed on an attempt to define the indicator that measure quality of life or social progress in more holistic and psychological term that है इकोनॉमिक जो GDP। तो क्या उनके द्वारा कहना था कि GDP के आधार पर कंट्री का मेजर करना एक गलत है, छोटे कंट्री के साथ बेईमानी है, क्योंकि छोटे कंट्री का GDP बड़े कंट्री से तो छोटा ही होना है, कितना भी डेवलपमेंट कर लें, ठीक है। तो इसीलिए उनके द्वारा एक नया तरीका अपनाया गया कि GDP से कोई मायने नहीं रखता, आदमी कितना खुश है ये देखिए। यदि आदमी कम कमा रहा है, ज़्यादा खुश है, तो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। यदि आदमी ज़्यादा कमा के भी खुश नहीं है तो समझिए कंट्री डेवलप नहीं है, इनका ऐसा कहना था। तो इनके द्वारा एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला गया जो भूटान, तो याद रखिए कई बार एक डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें कई बार पूछा गया कि ग्रॉस मतलब कि GDP में हैप्पीनेस का एक हिस्सा किसके द्वारा रखा गया है, तो भूटान के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इकोनॉमिकल वेलनेस, इकोनॉमिक वेलनेस देखा जाता है, फिजिकल वेलनेस, वर्क प्लेस वेलनेस, पॉलिटिकल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, मेंटल वेलनेस और सोशल वेलनेस। तो ये इतने सारे इंडिकेटर हैं इसके, जिसके आधार पर इसको मतलब कि GNH को निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने देखा मतलब कि यहाँ पे GDP से कोई मतलब नहीं है कि कमा आदमी कितना रहा है, यहाँ पे ये देखा जाए आदमी खुश कितना, आदमी हेल्दी कितना, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा है, आदमी क्या मेंटली प्रिपरेशन कितना है, आदमी कहीं काम करने जा रहा है तो उस काम वर्क प्लेस पे खुश कितना है, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है इस इंडेक्स में, न कि यहाँ पे कमा कितना रहा है, इसमें तो फैक्टर है ही नहीं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डेनिसन इंडेक्स का टर्म आता है। द इंडेक्स गिवन बाय एडवर्ड डेनिसन इन ईयर 1962 है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज टेकन एज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर अर्निंग इनकम बाय इंडिविजुअल। डेनिसन इंडेक्स में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना है, ठीक है। 1962 में डेवलप किया गया था। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ की इनकम को एक फैक्टर, इनकम को इन्फ्लुएंस करता है, जो मतलब किसी भी कंट्री का एजुकेशन का जो क्वालिटी है वहाँ की इनकम को इन्फ्लुएंस करता है, ये डेनिसन इंडेक्स के द्वारा कहा गया ऐसा। नेक्स्ट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। PQLI फर्स्ट अटेम्प्ट टुवार्ड द प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस डेविड मॉरिस इन मिड 1970। PQLI इज द एवरेज थ्री वैल्यू। क्या PQLI जो तीन वैल्यू का एवरेज है, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो तीनों के एवरेज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ईच वैल्यू वाज स्केल 0 to 100 वेयर 0 रिप्रेजेंट द वर्स्ट एंड 100 रिप्रेजेंट द बेस्ट। नेक्स्ट है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। इट इज़ अ मेट्रिक यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। क्या करें, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये देखा जा रहा है। GPI इज ऑफन कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट टू द मोर वेल नोन GDP, ठीक है। कभी कभी GPI को GDP के रिप्लेसमेंट के रूप में यूज किया जाता है। द इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर हैज बीन इलेबोरेटेड बाय हरमन डेली एंड जॉन बी कॉब इन 1989। तो ये सब जो लिस्ट है, मतलब कि कहने का मतलब कि ये सब जो इंडिकेटर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी हर साल प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया इज मल्टी डायमेंशनल स्टैटिकल टूल, GHI इज मल्टी डायमेंशनल स्टैटिकल टूल टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंट्री हंगर सिचुएशन। क्या कहते हैं, GHI जो है कंट्री के हंगर सिचुएशन को यहाँ पे दिखाता है। द इंडेक्स वाज अडॉप्टेड एंड फर्दर डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये है। कहा जा रहा है कि इंडेक्स जो है अडॉप्ट किया गया और डेवलप किया गया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था। ये हर साल अपडेट किया जाता है, ठीक है। द रैंक इन द इंडेक्स रैंक कंट्रीज ऑन द 100 पॉइंट स्केल, यहाँ पे 100 स्कोर दिया जाता है, विद 0 बीइंग द बेस्ट स्कोर। जहाँ पे 0 यदि है तो बेस्ट स्कोर यानी नो हंगर, और 100 है तो मतलब सबसे खराब है 2015 के हिसाब से। तो यहाँ पे 2015 के हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया जो है 80 पोजीशन पे आता है। इंडिया स्टेट एट द 80th पोजीशन आउट ऑफ 104। 104 कंट्री में इंडिया 80वें नंबर पे आता है। पहले 3 कंट्री थे कुवैत, सऊदी अरब एंड तुर्की, एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ एट 104th पोजीशन। तो 2019 का मतलब कि जो लेटेस्ट डाटा होगा 2019 का होगा, उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा इंडिया कौन से नंबर पे आता है। बहुत ही खराब स्थिति है इंडिया का यहाँ पे। नेक्स्ट है नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स। तो नाम से पता है नेशनल प्रोस्पेरिटी, राज कितना मतलब कि कोई देश कितना प्रोस्पर है, कितना फल फूल रहा है ना। देख सकते हैं कि NPI जो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 कंपोनेंट फॉलो। तो NPI में क्या क्या देखा जाता है, GDP, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और यूज ऑफ कल्चरल हेरिटेज बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम इन ईच एरिया ऑफ लाइफ। फॉर्मल प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम सेड द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स। APJ अब्दुल कलाम का कहना था कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो GDP या फिर वो दूसरे इंडिकेटर को नहीं, बल्कि इसको देख करके बढ़ाना चाहिए, NPI देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे GDP भी देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखा जाता है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और कल्चरल हेरिटेज को कितना हम लोग संजोग रहे हैं, उसको कितना मतलब कि आज के लाइफ में यूज कर रहे हैं, इसको देखा जाता है। सार्क प्रोस्पेरिटी इंडेक्स इज गिवन बाय अब्दुल कलाम ऑन द बेसिस ऑफ NPI। उसी तरह से एक सार्क प्रोस्पेरिटी इंडेक्स निकाला जाता था पहले, अभी तो सार्क कंप्लीटेड 1.5 लगभग हो चुका है, ठीक है। तो ये भी अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था
NPI की तर्ज पे ही। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट के कहते हैं जिसमें आज की ज़रूरत को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरत को लिए बचा कर रखें। ठीक है, भविष्य के लिए बचा करके रखना किसी भी रिसोर्स को, लेकिन आज की ज़रूरत को पूरा करते हुए। ऐसा नहीं कि आज का ज़रूरत को हम लोग नहीं पूरा करें और भविष्य के लिए सिर्फ बचाएं, या फिर आज ही सब कुछ खत्म कर दें, तो दोनों गलत है। आज की ज़रूरत भी पूरा करना और भविष्य के लिए बचाना भी है। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड एज द डेवलपमेंट टू अचीव द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्राइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आज की जरूरत पूरा करना बिना कंप्राइज किए फ्यूचर जनरेशन की जरूरत को। भेल द वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्रटलैंड कमीशन जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पब्लिश्ड इट रिपोर्ट इन 1987 में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया गया। इट प्रेजेंटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया कॉन्सेप्ट के रूप में आया था। जब ब्रटलैंड कमीशन अपना रिपोर्ट पब्लिश किया गया था 1987 में पब्लिश किया था, तो वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना एक मतलब कि नया टर्म आया था। देन द कॉन्सेप्ट बिकम वेरी फेमस। उसी समय कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल बाय इंटीग्रेटिंग सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हर तरीके से देखा जाता है। इवन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002 में जो हुआ था, फोकस्ड ऑन द नीड टू रिमूव द बैरियर्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडर्न सोसाइटी। चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर क्या करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज क्या क्या है? तो पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होना, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ह्यूमन हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, डिफॉरेस्टेशन, पेट्रोल कंजम्पशन। तो ये सब जो है चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति। आगे यदि देखा जाए तो ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इट वाज डेवलप इन 2010 बाय द इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। क्या करा? कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा नहीं, ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया था। HSD अटेम्प्ट टू मेजर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टरिंग इन द फोर्थ पार्टनर पर कैपिटा कार्बन इमिशन टू द HDI। क्या करें कि अभी जो HDI निकाला जाता है उसी में यदि ये भी एक टर्म और ऐड कर दिया जाए कि पर कैपिटा कार्बन इमिशन, यानी कि एक आदमी कितना कार्बन इमिट कर रहा है वहाँ। ठीक है, एक आदमी वहाँ पे कितना कार्बन इमिट कर रहा है, भी यदि HDI में जोड़ दिया जाए, उसको 3 से बदले 4 से डिवाइड किया जाए, तो जो टर्म आएगा उसको HSDI बोला गया। HSDI के हिसाब से जो टॉप 5 कंट्री थे, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये भी 2015 का ही डेटा होगा। आगे पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसके तहत क्या क्या है हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके पहले एक टर्म आता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ तो उसी को बढ़ा करके SDG कर दिया गया और इसका टारगेट रखा कि 2030 तक हमको पूरा करना है। ठीक है, इसमें कई टारगेट है, आई थिंक 17 टारगेट है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर्मली अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा, जिसको 2030 एजेंडा के नाम से जाना जाता है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन 26 सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था 26 सितंबर को, अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ बोल्ड न्यू ग्लोबल गोल्स। द 193 मेंबर, तो याद रखिए जनरल असेंबली के 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। अडॉप्टेड द न्यू फ्रेमवर्क इसका क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 17 गोल है। अच्छा, गोल 17 है, 169 टारगेट है। याद रखिए 17 गोल है ना, 169 टारगेट है। तो टू वाइप आउट पॉवर्टी, ये टारगेट किस लिए है? तो पॉवर्टी को खत्म करना, इनइक्वालिटी को खत्म करना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना अगले 15 साल में, है ना। 17 गोल क्या क्या है? तो सबसे पहला ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि गोल नंबर 5 क्या है, या फिर वाटर, पानी को कंजर्व करना कौन से गोल में आता है, गरीबी मिटाना कौन से गोल में आता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, 17 हो आपको याद करना पड़ेगा मोटा मोटी। तो पहला इंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, क्या कह रहा है कि पॉवर्टी को हर तरीके से ख़त्म करना है और हर जगह से ख़त्म करना है। तो सबसे पहला टारगेट है इंड एवरेज अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है कि इंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी, क्या करें कि हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, दूसरा टारगेट है। तीसरा इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एजेज, क्या करें कि हर एज के लोगों के लिए वेल बीइंग हो, हेल्दी लाइफ हो, इसको प्रमोट करना है। इंश्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इक्वलिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल। तो तीसरा, चौथा है, पांचवा है कि अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड इंप्रूव ऑल वुमेन एंड गर्ल। तो ये कई बार पूछा गया कि जेंडर इक्वलिटी जो कौन से SDG में है, तो SDG 5 जो है जेंडर इक्वलिटी से डील करता है, याद रखिएगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड ऑल, क्या करे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है किसका, पानी का, पानी हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तो SDG 6 में आता है। फिर उसके बाद क्या करें कि एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल हो, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, SDG 7 के अंदर आता है। SDG 8 क्या है? तो प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, SDG 8 के अंदर आता है। बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन, SDG 9 में अंदर आता है।
तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट में यदि 15-16 का देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मैराइन सिस्टम को बचाना SDG 14 के अंदर आता है, सी लाइफ को बचाना, ओशियन को मतलब बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, SDG 15 में आता है। और सबसे लास्ट यहाँ पे कि स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हर कंट्री को मिलजुल करके हमको SDG को पूरा करना है। ये भी SDG का एक गोल है, SDG 17। तो SDG 17 गोल क्या है कि हर कंट्री जो है मिलजुल करके हम लोग स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है इसको स्ट्रेंथन करना है और ग्लोबल पार्टनरशिप करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए। अब आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो पूरा नहीं हो पाया था तो इसको बढ़ा करके हम लोग SDG कर दिए। तो MDG वर इवेंचुएटेड एट द UN मिलेनियम समिट। तो UN का जो मिलेनियम समिट हुआ था 2000 ईस्वी में, मिलेनियम बोलते हैं 1000 साल को। तो 2000 जब साल आया था, 2000 जब आया था तो उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा गया था UN के द्वारा। वेन द वर्ल्ड लीडर्स ऑफ 189 UN मेंबर्स, उस समय 189 मेंबर ही होंगे। मेंबर स्टेट एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ क्वांटिफाइबल एंड मॉनिटरेबल गोल्स डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एडिकेशन टू विजिबल 2015। तो उस समय टारगेट रखा गया था 2015 तक गरीबी को हटाना है, डेवलपमेंट करना है। इवन रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन MDG, नीति आयोग रिलीज द एशिया पैसिफिक MDG रिपोर्ट इन 2015। US के द्वारा एशिया पैसिफिक सेक्टर के लिए MDG रिपोर्ट जारी किया गया था। इंडिया हैज मैनेज टू रिड्यूस इज एक्सट्रीम पॉवर्टी, कह रहा है कि इंडिया जो अपना पॉवर्टी कम करने में सक्षम रहा है। ठीक है, 94 से देखा जाए और 2011 में लगभग पॉवर्टी आधा हो चुका है। द रिपोर्ट सेट द लिमिट फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी है दोज लिविंग ऑन 120। क्या कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी उसको बोलते हैं जहाँ पे $1.9 से भी कम पे गुजारा होता है डेली में। तो डेली लगभग 100 रुपये से भी कम पे आदमी यदि गुजारा कर रहा है, एक $1.9 का मतलब लगभग 100 रुपये के लगभग आएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब इकोनॉमी, ये तो हम लोग डिफरेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़े। अब इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया में क्या इकोनॉमी का क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया इकोनॉमिक इंक्लूड एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ सर्विसेज। क्या करें, नहीं है इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, इंडस्ट्री है और भी कई तरह के सर्विसेज हैं। सर्विसेज आर द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन जो सोर्स है सर्विस है। दो द 2/3 ऑफ इंडियन पीपल अर्न देयर लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एग्रीकल्चर। क्या करें कि लगभग 2/3 लोग जो हैं अपना इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है। इंडिया रैंक सेकंड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द फार्म आउटपुट। यदि फार्म आउटपुट की बात किया जाए, खेती से कितना प्रोडक्शन होता है, इस मामले में दुनिया में इंडिया सेकेंड नंबर पे है। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO है रिलीज द रिवाइज्ड GDP नंबर्स ऑन 31 2016 एज पर द न्यू सीरीज बेस ईयर। क्या कह रहा है कि अब जो है बेस ईयर जो है GDP निकालने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। तो याद रखिएगा बेस ईयर निकालने मतलब GDP निकालने के लिए जो बेस ईयर है 2011-12 है। GDP एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP। तो रियल GDP जो होता है बेस ईयर पे निकाला जाता है, यानी कि 2011 कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका 2011-12 में क्या प्राइस था उस आधार पर जब निकालेंगे तो उसको बोलते हैं रियल GDP। और नॉमिनल GDP बोलते हैं आज उसका क्या प्राइस है। मान लीजिए कि हम एक बिस्किट का पैकेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मान लीजिए 2011-12 में इसका प्राइस 12 रुपया था और आज इसका प्राइस 15 रुपया हो गया है। ठीक है, तो हमारा रियल GDP 12 रुपया और नॉमिनल GDP 15 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा रियल GDP को देखा जाता है ज़्यादातर। तो 2011-12 का जो प्राइस होगा उस पर जो निकाला जाएगा GDP, तो उसको हम लोग रियल GDP बोलेंगे। अब नेक्स्ट है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर, तो सबसे पहला टर्म आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं, शुरू में हम समझाए थे कि इसमें जो होता है जिसमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई सच प्रोडक्ट डू नॉट अंडरगो मेजर प्रोसेसिंग, इसमें कोई प्रोसेसिंग या चेंज नहीं किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, फिशिंग, क्वायरिंग, डेयरी सेक्टर एंड मैनी अदर फंक्शंस कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर को फिनिश्ड गुड में बनाने में है ना। प्राइमरी सेक्टर से जो आया है सामान, जो उसका प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट है उसको फिनिश्ड गुड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता था, कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना, कपड़ा बनाना, जैसे मतलब कि कॉटन को खेत से ला करके उसको कपड़ा चेंज करना। तो बीच का जो भी मतलब कि जो सेक्टर है इसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको बोला जाता है। तो इंडस्ट्री वाला जो रिलेटेड हो गया तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बाकी जो बच गया टर्शियरी सेक्टर में लिया जाता है उसको। टर्शियरी सेक्टर जनरली प्रोवाइड सर्विस इंस्टीड ऑफ गुड। तो क्या करें, गुड्स के बदले सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे जितना भी आपको सर्विस दिख रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टीचिंग हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ जो है टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये तो 3 सेक्टर जो ब्रॉडली क्लासीफाई किए हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के सेक्टर हैं। क्वाटरनरी सेक्टर भी कहा जाता है, माना जाता है कि चौथा सेक्टर है। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एबिलिटी। क्या करें, इसमें इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एबिलिटी को देखा जाता है। जैसे रिसर्च जो कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन, ये सबको क्वाटरनरी सेक्टर के तौर पे देखा जाता है।
नेक्स्ट है क्वाइनरी सेक्टर, ये हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग वाला जो सेक्टर है, जिसमें टॉप ऑफिसर आते हैं, गवर्नमेंट आती है, मीडिया, यूनिवर्सिटी, ये सब आते हैं, तो उसको क्वाइनरी सेक्टर माना जाता है। हालांकि ये दोनों सेक्टर ज़्यादा उतना क्लासीफाई में आता नहीं है, लेकिन मेनली 3 ही सेक्टर में क्लासीफाई है। ये दोनों को बोल सकते हैं हम लोग कि टर्सरी सेक्टर का पार्ट हो गया है ना। नेक्स्ट कम्युनिटी सेक्टर, नॉन कम्युनिटी सेक्टर। तो कम्युनिटी सेक्टर किसको होते हैं? इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के कम्बिनेशन को कम्युनिटी सेक्टर बोलते हैं। और नॉन कम्युनिटी बोलेंगे जहाँ पे कोई सामान का खरीद बिक्री नहीं होता है, तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर को नॉन कम्युनिटी सेक्टर बोल देंगे, है ना। तो जैसे कि सर्विस सेक्टर के डिफिनेशन में देख सकते हैं कि इट सेक्टर जनरली प्रोड्यूस सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ गुड्स। क्या बाकी दोनों में क्या था कि सामान का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन कम्युनिटी सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता है। रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसीडर अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका एक रेगुलर लेखा जोखा बनाया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? इसके जस्ट उल्टा, जहाँ पे जैसे जो ठेला पर सब्जी वगैरह बेचते हैं, तो उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी 7th लार्जेस्ट, हालांकि डाटा पुराना है इसलिए 7th लिखा है, अब जो है 5th लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के टर्म में वहीं देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट है पीपीपी के टर्म में, ठीक है। पीपीपी के टर्म में 3rd लार्जेस्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर द सर्विसेज। क्या करें कि इंडिया में सबसे तेजी से वो सेक्टर जो बढ़ रहा है वो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और लगभग जीडीपी के 54% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और एग्रीकल्चर जो है, हालांकि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करता है, लेकिन एक मतलब कि जीडीपी में उसका 16-17% के आसपास ही उसका योगदान है। तो ये था आज के मतलब कि इकोनॉमी में। हम लोग कल नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।